नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए की बंगाल शाखा ने कोलकाता में दर्ज करा दी एफआईआर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विजय वर्गीय को डर, पीएम मोदी को हटाने के लिए 2024 के चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है चीन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के लिए मोदी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अगर इस गति से टीकाकरण की प्रक्रिया चलती है तो मैं आपको बता रहा हूं कि लहरें आएंगी। उन्होंने टीकाकरण की रणनीति में बदलाव की जरूरत बताई। राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड को फैलने में प्रधानमंत्री मोदी ने मदद की, इसके लिए मैं इसे मोविड कहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना को रोकने का कोई स्थायी समाधान है तो वो है सिर्फ वैक्सीनेशन। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोगों की मौत हुई है, इसलिए अपने काम करने के तरीके को बदलें। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। आप इसको जितना समय जगह देंगे ये उतना खतरनाक बनता जाएगा। सरकार का दुश्मन नहीं है विपक्ष। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम फरवरी से केंद्र सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन केंद्र ने हमारी एक नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है, कोरोना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कांग्रेस शासित राज्यों को फोन करके बोला कि कोरोना हुई मौतों के आंकड़ों को सही बताएं। उन्होंने कहा कि हमने अपने सभी कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों से बात की है कि वो बीजेपी की तरह सच्चाई ना छुपाएं, मौत के आंकड़े नहीं छुपाएं, जनता को सच से रूबरू करवाएं। राहुल ने कहा कि इससे जनता डिस्टर्ब होगी, लेकिन उसे सच तो पता हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए की बंगाल शाखा ने कोलकाता में दर्ज कराई एफआईआर। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के इलाज और वैक्सीन पर खींचतान के बीच देश के चिकित्सा जगत में सबसे बड़ा विवाद योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच छिड़ा हुआ है। अब आईएमए की बंगाल टीम ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ सिंथी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बाबा रामदेव के उस बयान को लेकर एफआईआर हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी कोरोना का इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर शांतनु सेन ने यह मामला दायर किया है। बता दें कि आईएमए ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग और मानहानि का दावा दायर किया है। बाबा ने दावा किया कि एलोपैथी ने सिर्फ 10% गंभीर मरीजों का इलाज किया, बाकी 90% योग आयुर्वेद से ठीक हुए। कोरोना की तैयारियों से लेकर कुंभ समेत कई विषयों पर उन्होंने बेबाक जवाब दिए। आईएमए के बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी के राज्यसभा के एमपी डॉक्टर शांतनु सेन और राज्य अध्यक्ष संतोष मंडल द्वारा दायर एफआईआर में कहा गया है कि हाल ही में बाबा रामदेव के बयान से विवाद पैदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मॉडर्न मेडिसिन की वजह से कोरोना पीड़ित मरीजों की ज्यादा मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बावजूद लगभग 10,000 डॉक्टरों की मौतें हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस महामारी के बीच वह समाज में असमंजस पैदा कर रहे हैं, यह गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि वह न केवल मॉडर्न मेडिसिन का नाम खराब कर रहे हैं, वरन जान की बाजी लगाकर देश की सेवा कर रहे डॉक्टरों का भी असम्मान किया है। इस कारण उनके खिलाफ एफआईआर दायर किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विजय वर्गीय को डर, पीएम मोदी को हटाने के लिए 2024 के चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है चीन। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा में कोरोना सहित अन्य मुद्दों पर बात की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि एशियाई देशों में सिर्फ भारत इस संकट से जूझ रहा है। चीन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया, दूसरा खुन्नस उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उसमें विपक्ष सहित सभी को गंभीरता के साथ सरकार के साथ खड़े होकर जनता के दुख दर्द को मिटाने में सहयोग करना चाहिए। चीन के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि चीन किसी देश को आगे बढ़ने नहीं देता है और जो आगे बढ़ता है उसे कमजोर करने में जुट जाता है, यह चाइना की पॉलिसी होती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विश्व मीडिया में अमेरिका और भारत से चीन की नाराजगी संबंधी जो खबरें छपने के साथ आशंका जाहिर की है, उससे यह कहने में संकोच नहीं कि यह दूसरी लहर चीन के मानव निर्मित वायरस का असर है। उन्होंने साफ किया कि दूसरी लहर की घातकता का ऐसा अनुमान इसलिए नहीं था क्योंकि अन्य एशियाई देशों में यह लहर नहीं थी। इसे लेकर चीन पर इसलिए शंका हो कि अमेरिका के वैज्ञानिक भी शंका जाहिर कर चुके हैं कि मानव निर्मित वायरस वार चीन की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया, दूसरा खुटका उसे प्रधानमंत्री मोदी से है, क्योंकि केंद्र की कूटनीति के चलते असहाय हुए चीन को पहली बार भारत के
जमीन से पैर पीछे खींचना पड़ा है। मोदी जी की कूटनीतिक सफलता के चलते कई इस्लामिक देश भारत के साथ आ गए हैं, इससे वह बौखलाया हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका की केंद्र सरकार से मांग, कोविड दवाइयों और उपकरणों से जीएसटी हटाएं। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की आज 43वीं बैठक होने वाली है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को माल एवं सेवा कर परिषद की बैठक से कुछ घंटे पहले कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों से जीएसटी हटाया जाए। उन्होंने कई दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर लग रहे जीएसटी का एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया। महामारी के समय एम्बुलेंस, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, टीके के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता और असंवेदनशीलता है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया, आज जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवन रक्षक दवाइयों व उपकरणों पर से जीएसटी हटाना चाहिए। गौरतलब है कि शुक्रवार को जीएसटी परिषद की डिजिटल बैठक होगी। कांग्रेस का कहना है कि इस बैठक में विपक्ष शासित राज्य जीएसटी की व्यवस्था में सुधार और राज्यों को उपकर संबंधी राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से अनुदान की जरूरत पर जोर देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर निशाना। इससे पहले देश भर में वैक्सीन की किल्लत की वजह से कई राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं। देश में टीकाकरण की रफ्तार और वैक्सीन की किल्लत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी के बीच आज जीएसटी काउंसिल को 43वीं बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे से बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में खास तौर से कोरोना महामारी से जुड़े सामान जैसे चिकित्सा के उपकरण, दवाइयां, टीकों पर लगने वाले जीएसटी रेट पर चर्चा होगी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर भी विचार किया जाएगा। 7 महीने बाद हो रही बैठक। 7 महीने बाद होने वाली जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कोविड-19 से जुड़े कई सामानों को लेकर बात की जाएगी। इस महामारी के कारण राज्यों को जो नुकसान उठाना पड़ा है, उसके बाद फिजिकल सपोर्ट और आर्थिक मदद मांगे जाने पर भी आज इस बैठक में फैसले हो सकते हैं। काउंसिल में सबसे मुख्य मुद्दा कोरोना वैक्सीन हो सकता है और वैक्सीन को टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव पर बात होगी। इससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक अक्टूबर 2020 में हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के वैक्सीनेशन का मामला, हाईकोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। 4 जून को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू हो चुका है। वहीं अब 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए टीकाकरण को लेकर भारत में बातचीत जारी है। इस बीच 12 साल की बच्ची ने 12 से 17 उम्र के लिए वैक्सीन की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार को टीके की मांग को लेकर निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अब हाईकोर्ट 4 जून को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष याचिका में कहा गया था, दिल्ली सहित देश भर के आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल 2021 से मई 2021 के बीच कोविड-19 से संक्रमित होने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केंद्र की टीकाकरण नीति 18 से 44 और 44 के बीच है और इसके बाद के संस्करण केंद्र नाबालिग के लिए नीति तैयार करनी होगी। इस पीढ़ी के आगे कोई भविष्य नहीं होगा। याचिका में कहा गया है, कई बच्चों के अपने माता पिता की मौत के कारण अनाथ हो जाने की भी खबरें हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी किया था दावा। इस बीच उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के 18 से 44 आयु वर्ग के निवासियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि उनकी वैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों पर कारगर है। कंपनी ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी वैक्सीन 12 साल से 17 साल की उम्र वाले बच्चों पर कारगर साबित हुई है। कंपनी द्वारा पहले ही 18 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन को बाजार में उतारा जा चुका है। फाइजर ने भारत सरकार से मांगी मंजूरी। मॉडर्ना ने 12 से 17 साल के उम्र वाले करीब 3732 बच्चों पर फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल किया। ये सारे ट्रायल अमेरिका के अलग अलग राज्यों में किए गए हैं। ट्रायल के बाद सामने आया है कि बच्चों के शरीर में वैक्सीन लगने से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है, जो वायरस का मुकाबला कर सकता है। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत सरकार से अपने कोविड-19 रोधी टीके के लिए मंजूरी मांगते हुए कहा है कि इसकी वैक्सीन 12 साल और इससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और बेहद प्रभावी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पॉजिटिविटी एक स्टंट, छिपाए जा रहे मौत के असली आंकड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर गुरुवार को निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि सरकार असली मौत के आंकड़ों को लोगों को छुपा रही है। उनके इसके लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, पॉजिटिविटी एक PR स्टंट है ताकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छुपाए जा सके। इससे पहले
पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट के जरिए भी केंद्र पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हवाला देते हुए बुधवार को ट्वीट किया था। दूसरी तरफ प्रियंका ने भी इसी खबर को लेकर ट्वीट कहा, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कोविड से मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि सरकार ने महामारी से लड़ने से ज्यादा आंकड़े दबाने के लिए बहुत मेहनत की है। इससे पहले राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में प्रशासक मुद्दे को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पटेल की ओर से मनमाना ढंग से किए गए संशोधनों और घोषित जनविरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य को खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता ने लक्षद्वीप में विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा इस बात का सबूत है कि प्रशासक की ओर से लक्षद्वीप की परिस्थिति की सूचिता को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश अपनी सत्ता वापसी के लिए कमर कस रहे हैं अखिलेश यादव, रालोद के जयंत चौधरी भी होंगे साथ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक टैगलाइन दी है कि आपदा ही अवसर है। यह लाइन उनके अपने दल भाजपा को भले लाभ न पहुंचा रही हो, लेकिन विपक्षी दलों के लिए बड़ा अवसर बन रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही सरकार विरोधी लहर से गदगद है। अखिलेश के करीबी एमएलसी संजय लाठर को तो 2022 में राज्य में सरकार बनती दिखाई दे रही है। लाठर कहते हैं कि राज्य के पंचायत चुनावों ने काफी कुछ साबित कर दिया है। सूबे की जनता उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से बहुत नाराज है और इसका फायदा हमें मिलेगा। अखिलेश यादव सूझबूझ के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने एक करीबी एमएलसी को सौंप दी है। मिल रहे संकेतों से साफ है कि 2022 में अखिलेश यादव पिछली गलतियों को न दोहराने को लेकर संवेदनशील है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक रहा तो वह जयंत चौधरी की रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दल चौकन्ना है। सभी को लग रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ भाजपा संगठन में भी फेरबदल कर सकती है। सपा के एक विधायक को तो ये भी लगता है कि भाजपा को सही चेहरा मिल गया तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्थान पर उत्तराखंड की तरह उसे सीएम बना सकती है। वह तर्क देते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा ही हुआ। उनका कहना है कि भाजपा ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 साल के कामकाज और कोरोना काल में हुई लापरवाही के चलते कर सकती है ताकि जनता की नाराजगी को कम किया जा सके। हालांकि भाजपा खेमा इसे महज कल्पना बताता है। सपा विधायक बताते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार वर्चुअल और फोन के माध्यम से क्षेत्रीय नेताओं के संपर्क बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ता लोगों के साथ जुड़कर उनकी तकलीफों को कम करने में हाथ बटा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता प्रेम मलिक को हिरासत में लेने पर भड़के किसान, रामायण टोल प्लाजा पर लगाया जाम। जी हां दोस्तों, किसान नेता प्रेम मलिक को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने से किसान भड़क गए और रामायण टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर दिल्ली पुलिस ने प्रेम मलिक को छोड़ दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम खोला। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर किसानों ने काला दिवस मनाया। किसानों ने टोल प्लाजा पर काले झंडे फहराए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले फूंके। बुधवार को सुबह 9 बजे किसानों के पास सूचना आई कि झांसी में समाजसेवी व किसान नेता प्रेम मलिक को दिल्ली में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही किसान रामायण टोल पर एकत्रित होने लगे और सुबह 10:30 बजे हाईवे को जाम कर दिया। जाम लगने से भारी संख्या में वाहनों की लंबी लंबी कतार हाईवे पर लग गई और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गए। जैसे ही जाम की सूचना दिल्ली पुलिस तक पहुंची तो किसानों के दबाव में आकर प्रेम मलिक को छोड़ना पड़ा। उसके बाद दोपहर 12 बजे किसानों ने रामायण टोल को खोला। काले झंडे लगाकर व पुतले जलाकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में 180 दिनों से आंदोलनरत किसानों ने बुधवार को रामायण टोल प्लाजा पर विरोध दिवस मनाते हुए काले झंडे लगाकर व पुतले जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही धरने पर बुद्ध पूर्णिमा पर्व भी मनाया गया। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कुलदीप खरड़ व दशरथ मलिक ने कहा कि आज सरकार पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। उन्हें किसी भी वर्ग की जरूरत नहीं और सरकार पूरे घमंड में चूर है, इसलिए किसानों से वार्ता करने को तैयार नहीं है। हम भी अपने वादे पर डटे हुए हैं। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसके लिए हमने 2024 तक की तैयारी की हुई है। मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मुकदमों व जेल जाने से डरने वाला नहीं हूँ। एक किसान का बेटा हूँ, किसानों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बुधवार को मैं प्रीतमपुरा अपने घर से टिकरी बॉर्डर के लिए निकला तो मैंने उस समय काला कुर्ता पैजामा, काली पगड़ी पहनी हुई थी। इसके अलावा मैंने काले रंग की गाड़ी ली हुई थी जिस पर काले झंडे लगे हुए थे। जब मुंडका पहुंचा तो वहां पर मुझे हिरासत में लिया। 1.5 घंटे तक पुलिस ने मुझे बंधक बनाए रखा। झाड़ोदा पहुंचा तो वहां पर भी पुलिस ने मुझे रोक लिया।
काले झंडे व अपने कपड़ों को बदलने के बाद ही आगे जाने की बात कही। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी व डीसीपी से बात की, उसके बाद मुझे छोड़ा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा मनमाने आदेशों को वापस लिया जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में मसौदा नियमन को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह इस मामले में दखल दे और यह सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पटेल की ओर से मनमाना ढंग से किए गए संशोधनों और घोषित जनविरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य को खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता ने लक्षद्वीप में विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा इस बात का सबूत है कि प्रशासक की ओर से लक्षद्वीप की पारिस्थितिकी सूचिता को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस मसौदे के प्रावधान लक्षद्वीप में भू स्वामित्व से संबंधित सुरक्षा कवच को कमजोर करते हैं, कुछ निश्चित गतिविधियों के लिए पर्यावरण संबंधी नियमन को कमतर करते हैं तथा प्रभावित लोगों के लिए कानूनी उपायों को सीमित करते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक कुछ अल्पकालिक वाणिज्यिक फायदों के लिए लक्षद्वीप में जीविका की सुरक्षा और सतत विकास की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने पंचायत नियमन के मसौदे का उल्लेख करते हुए कहा कि 2 से अधिक बच्चों वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि असामाजिक गतिविधि रोकथाम नियमन, लक्षद्वीप पशु संरक्षण नियमन में बदलाव और शराब की बिक्री पर रोक हटाना लक्षद्वीप के स्थानीय समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने पर हमला है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आप इसमें दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों को वापस लिया जाए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति से यह भी कहा है कि प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को रद्द किया जाए। खबरों के मुताबिक मसौदा नियमनों के तहत लक्षद्वीप से शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों की झोपड़ियों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी नेता प्रशासक पटेल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने द्वीप समूह में नेताओं के भ्रष्ट चलन को खत्म करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। अब्दुल्ला कुट्टी लक्षद्वीप में भाजपा के प्रभारी भी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बताया कोरोना काल में जनता की कैसे मदद कर रहे सपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में भी भाजपा भ्रम क्यों फैलाना चाहती है। पूरे प्रदेश में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता नदारद हैं, कहीं कोई राहत कार्य करते नहीं दिखते, जबकि समाजवादी पार्टी संगठन कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में मानवीय कार्य करने में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पीड़ितों और उनके परिजनों को राहत पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि पीड़ितों की सूचना स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाते रहें। कहीं कहीं मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी राशन के तहत गरीबों को राहत पैकेट बंटवा रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अनुराग यादव ने केजीएमयू में मरीजों की समुचित उपचार के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को ऑक्सीजन, ऑक्सोमीटर, नेबुलाइजर, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मास्क, सैनिटाइजर सहित मेडिकल किट उपलब्ध कराया। मेरठ में जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह, विपिन मनोटिया, संजीव यादव के नेतृत्व में इस सप्ताह एम्बुलेंस रवाना की गई है। समाजवादी रसोइया के माध्यम से महाराजगंज से जिलाध्यक्ष आमिर हुसैन, रायबरेली में जिलाध्यक्ष ई बीरेंद्र यादव, वाराणसी में जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, एडवोकेट गौरव शर्मा, सत्य प्रकाश सोनकर, आनंद मौर्य, संजय यादव, आगरा में जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल, तेजपाल यादव, गौरव यादव, हमीरपुर में जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल, जितेंद्र मिश्रा, लखनऊ में पवन मनोचा के नेतृत्व में मदद हो रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता परेशान वैक्सीन और महंगाई से, केंद्र की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई, कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जनता इन चीजों से परेशान है, जबकि सरकार सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने और अपनी झूठी इमेज चमकाने में लगी हुई है। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन। ये कैसे अच्छे दिन। बता दें कि कोरोना वायरस संकट के दौरान महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे लोग परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने खाद्य तेलों के दाम पिछले एक दशक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल की कीमतों में औसतन 19 से 52% की बढ़ोतरी हुई है।
दूसरी तरफ सरकार सोशल मीडिया के लिए नए डिजिटल कानून लेकर आई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए कानूनों के जरिए सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने में नाकाम रही सरकार अब आलोचनाओं से परेशान होकर सोशल मीडिया पर अंकुश चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, वैक्सीन की भारी किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन? जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी अटैक ऑन पीएम मोदी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वैक्सीन की भारी किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने अपने ट्विटर पोल पर एक वीडियो शेयर किया और पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भारत आज वैक्सीन की कमी से क्यों जूझ रहा है। देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।